उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। यात्रियों को आईआरसीटीसी टिकट बुक करते समय कोच रिग्रेड का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां रिग्रेड स्टेटस मिलने की संभावना है। फिलहाल इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हालांकि कहीं कहीं टिकट बुकिंग में परेशानी हो रही है, जिस पर काम हो रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिसकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है। रेल अधिकारी के मुताबिक स्टेटस रिग्रेड को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। स्पेशल ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के साथ उनका शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। तो रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा। दिवाली त्योहार के मद्देनजर रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा। त्योहार के मौके पर रेलवे ने ये बड़ा तोहफा दिया है। तो ट्रेनों में जोड़े गए 3000 अतिरिक्त कोच। तो अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। त्योहार के मौके पर रेलवे ने ये रेल यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप में विवाद के बीच टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 2032 तक बढ़ा दिया गया है। टाटा ग्रुप में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई ग्रुप एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड रिटायरमेंट उम्र से आगे अपने पद पर बना रहेगा। टाटा ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव को आमतौर पर 65 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में वे 70 साल की उम्र तक रह सकते हैं। बता दें कि चंद्रशेखरन अभी 63 साल के हैं। दूसरे टर्म के खत्म होने पर फरवरी 2027 में वे ठीक 65 साल के हो जाएंगे और 2032 में 70 साल की उम्र में रिटायर होंगे। तो कौन है नटराजन चंद्रशेखरन, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बीएससी एमसीए एनआईटी तिरुचिरापल्ली में इनकी शिक्षा हुई है। टाटा ग्रुप में विवाद के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। करियर की शुरुआत 1987 इंटर्न टीसीएस के रूप में इन्होंने की। 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में नटराजन चंद्रशेखरन शामिल हुए। 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन बने। आरबीआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोर्ड में भी इन्होंने काम किया है। 2 जून 1963 मोहनूर, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। पद्म भूषण 2022 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और इनकी शिक्षा है बीएससी एमसीए एनआईटी तिरुचिरापल्ली से इन्होंने किया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी करार दिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये घोटाला लालू यादव की जानकारी में रचा गया और उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया, जिसका सीधा लाभ उनके परिवार को हुआ। ये मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोपों के मुताबिक रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी की 2 होटलों के टेंडर में नियमों की अनदेखी की गई। इस फैसले से बिहार चुनाव के बीच आरजेडी को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। हालांकि लालू यादव ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। लालू यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो आईआरसीटीसी घोटाला क्या है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे। 2005 में लालू प्रसाद ने कोचर बंधु इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में उनके 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। 16 अप्रैल 2018 को लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। 2005 में लालू प्रसाद ने कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के 2 होटल लीज पर दिलाए थे। तो क्या है घोटाला, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे। कोचर बंधुओं इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली थी। तो 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
मध्य प्रदेश की लोकप्रिय लाडली बहना योजना में अब बहनों को हर माह 1500 रुपए की राशि मिलेगी। श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1250 रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर सीएम ने वादा निभाते हुए ये भी ऐलान किया कि आगामी भाई दूज के अवसर पर सरकार बहनों को अतिरिक्त 250 रुपए की सौगात देगी। ये कदम मुख्यमंत्री की उस पूर्व घोषणा का हिस्सा है जिसमें उन्होंने योजना की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया था। यानी अब से बहनों को हर महीने सीधे 1500 रुपए उनके खातों में जमा किए जाएंगे। योजना के तहत लाखों बहनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का सहारा बने। सरकार का ये फैसला न सिर्फ महिला को सशक्त करेगा बल्कि सामाजिक समरसता और आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। राजधानी में हो रहे कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में सरकार ने रेत चोरी की बात स्वीकारी है। रेत चोरी को रोकने में वे असफल है। ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है जो उनसे नहीं संभाला जा रहा है। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा है और एसपी बैठक में डीएफओ को शामिल करने की बात कही है। वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश सरकार में भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती थी। कांग्रेस शासन में अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए थे। कई अधिकारी अब जेल में हैं। हमें नसीहत नहीं चाहिए। धान खरीदी पर बोले कांग्रेस किसान हितैषी नहीं व्यापारी है। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जगह जगह अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर लगाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि जो हिंदू दीपावली मनाते हैं, जिनके घर पर दिए जलाए जाते हैं, सामान उन्हीं से खरीदा जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू को मजबूत बनाया जाए, गरीब हिंदू भाइयों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके। इसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अपना त्योहार अपनों से व्यवहार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने जन जागरण का कार्यक्रम शुरू किया है और एक अपने ही तरीके से किया है, क्योंकि इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने नवरात्रि में भी गैर हिंदुओं को गरबे में एंट्री को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे और एंट्री पर रोक लगाने की मांग की थी। अब एक बार फिर से पोस्टर जो है विश्व हिंदू परिषद ने रत्नागिरी इलाके में लगाया है और सीधे तौर पर ये कहा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि आखिर किस तरीके से जो हिंदू त्योहार हैं उनको मनाया जाना चाहिए और साफ और स्वच्छ तरीके से मनाने के साथ साथ गैर हिंदुओं से सामान नहीं लेना है। भाई साहब, किस तरीके से देखें, क्योंकि पोस्टर आपने नवरात्रि में भी आपने पोस्टर कई लगाए थे, अब बारी है दीपावली का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, इसमें भी आप पोस्टर लगा रहे हैं। दीपावली त्योहार है। दीपावली हिंदू समाज का बहुत बड़ा त्योहार है। माता लक्ष्मी की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है, पूरा 5 दिन चलने वाला त्योहार है। तो ये त्योहार पर सबको धन वर्षा होती है, लेकिन साथ साथ जो हमारा गरीब तबके का हिंदू व्यापारी व्यवसायी है, जो दिए बेचता है, रुई बेचता है, जो कमल के फूल बेचता है,
उसको, और जो हमारे आसपास की दुकानदार हैं उनको बढ़ावा दे रहे। मोदी जी का संदेश है लोकल फॉर वोकल, वही इसका संदेश है, अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार। इसमें कहीं भी कोई इफ बट नहीं है कि हम किसी उसको नहीं, जो हमारा अपना है, जिसे हम अपना मानते हैं, जो हमारे से हमारा प्रेम संबंध व्यवहार है, उसके साथ व्यवहार करें, उसको मजबूत रहे। और खास तौर से गरीब तबके का हमारा जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाला हमारा बंधु है, उससे घर दिवाली अच्छे से बन सके। व्यापार से मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि व्यापार तो हर एक वर्ग करता है और सामान भी हर एक वर्ग किसी भी वर्ग के बेचता है, तो उससे क्या उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी कोई दिक्कत नहीं भाई। जिसको दुकान लगाना है वो दुकान लगाए, बेचे, खरीदे किसी, लेकिन हमारा आग्रह इतना समाज से कि खास तौर से क्योंकि त्योहार किसका है, सबसे ज्यादा हिंदू समाज का त्योहार है। दिवाली कौन मनाने वाला, दिए कौन जलाने वाला है, लक्ष्मी जी पूजा कौन करने वाला है, गौ माता की पूजा कौन करने वाला है, हिंदू समाज करने वाला। तो जो हिंदू समाज का व्यापारी जो दिए बेच रहा है, जो रूबी, उसको प्रायोरिटी लेके काम करें, प्रायोरिटी उसको दें, ताकि उससे घर में दिवाली अच्छी बन सके। बाकी जिससे खरीदना है, मॉल में जाना है, जहां जाना है वहां पे जाओ, करो खरीदी, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने आसपास के, अपने घर से निकलते जो हमारे आसपास जो दुकानदार है, छोटा दुकान लेके बैठा है, हमारा जो घर के बाहर कोई दिया बेच रहा है, रूई बेच रहा है, उसको पहली प्रायोरिटी दे, इतना आग्रह बस हमारा। बाकी किसी और भी कोई तैयारी आप लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं, किस तरीके का अभियान? नहीं, जन जागरण अभियान यही चलेगा हमारा सब जगह, और उस पर प्रयास किया जाएगा कि हम सब जगह योजना करके हमारे कार्यकर्ता सेवा बस्तियों में जाएंगे, वहां पे जाके दीपावली उत्सव अच्छे से मने, वहां पे जाके हम करते भी हर बार, चूंकि जो भी सेवा बस्तियों में जाकर वहां पर जाके दिवाली मनाना, पटाखे उन बच्चों को देना, साथ में दिवाली मनाना, वो कार्यक्रम सब चलेंगे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि जो हिंदुओं का त्योहार है वो हिंदू जो लोग मनाते हैं उन्हीं से ही जो लोग दुकान लगाते हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनसे ही सामान खरीदा जाए, ताकि उनकी दिवाली भी अच्छे तरीके से मन सके और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर जन जागरण भी पैदा हो सके। तो सीधे तौर पर एक बड़ी कवायद जो है दीपावली के त्योहार से पहले विश्व हिंदू परिषद की देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ दुष्यंत पाराशर, एशियन न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा की ओर से बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी से ग्वालियर चंबल अंचल में तनाव के हालात बने हुए हैं। बीते दिनों अधिवक्ता संघ ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं अब मामले में दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों से ग्वालियर पहुंचने की अपील की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने उपद्रव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया और धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। मेरठ पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ में गैंगरेप के आरोपी को मार गिराया। मुठभेड़ सरूरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई है। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और गोली लगने से 25,000 का इनामी शहजाद उर्फ निक्की ढेर हो गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि बदमाश मेरठ के मोहम्मदपुर शकिस्त का रहने वाला था। उस पर गैंगरेप, छेड़छाड़, पॉक्सो, चोरी के साथ मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में आरोपी ने 7 साल की बच्ची से दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थाना सरूरपुर क्षेत्र में आज सुबह एक मुठभेड़ की, जिसमें कि एक बदमाश है शहजाद उर्फ निक्की, जिसको की गोली लगी, रूप से घायल हुआ था, अस्पताल ले गए, जिससे कि यहाँ पर कॉन्टेस्ट इसमें जो मित्र है 25,000 रुपए का इनाम भी है वैसीमा थाना क्षेत्र से। और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। में इसने एक उसी साल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना की थी, जिसमें बच्ची काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इससे पूर्व में ये एक दुष्कर्म के मामले में बच्ची के साथ दुष्कर्म में सजा इसको हुई थी, जिसमें 5 साल जेल में रहकर आया था। पुनः बाहर आने के बाद इसने फिर से बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की और कल रात्रि में इसने जो बच्ची है उसके घर पर जाके फायरिंग किया, उसे डराने के लिए, को दबाव बनाने के लिए दुर्घटना वापस देने का। और सुबह इसमें पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, प्रयास इस द्वारा रोकने के प्रयास में इसमें पुलिस पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई हुई से अस्पताल में लाया गया, जहाँ इसके बाद बताया गया। सर, इस पे कितने मुकदमे थे?
इसपे 7 मुकदमे थे, जिसमें दुष्कर्म, हत्या का प्रयास इत्यादि के मिलाकर 7 मुकदमे थे और इस पे 25,000 रुपए का इनाम था। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। पहली आगजनी दमोह जिले के राजाबंदी गांव में हुई, जहां किसान के घर में भीषण आग लग गई, जिससे कृषि उपकरण, पाइप, भूसा, खाद जलकर खाक हो गए। वहीं दूसरी आगजनी की घटना विदिशा जिले की है, जहां एक दुकान में रखी अवैध पटाखों में भीषण आग लग गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो ये 2 तस्वीरें सामने आई है दमोह से, जहां किसान के घर में आग लगी और किसानी उपकरण जो है इस आग में जलकर खाक हो गए, और विदिशा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अवैध पटाखे दुकान पे जो है आग लगी। और चलिए इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव के बाहर मिला युवक का शव, जागीर निवासी मोनू के रूप में मृतक की पहचान हुई है। आक्रोशित लोगों ने चाचूरा ग्रेटर नोएडा मार्ग में चक्का जाम किया है, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर सीओ सिकंदराबाद समेत भारी पुलिस बल तैनात है। ककोड़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गांव के बाहर एक युवक का शव मिला है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के साकरा ग्राम पंचायत में अतिक्रमण का मामला इस कदर बढ़ गया कि नंदी भगवान तक इसके शिकार बन गए। समाजसेवी स्वर्गीय महेश सिन्हा द्वारा स्थापित नंदी भगवान की प्रतिमा के पास अतिक्रमण होने के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो समाजसेवी हितेश सिन्हा ने खुद क्रेन लगवाकर नंदी भगवान की प्रतिमा को हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करने का निर्णय लिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये भगवान का अपमान है और प्रशासन की लापरवाही से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उत्तराखंड के डोईवाला में आबादी क्षेत्र से एक खतरनाक किंग कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बुल्लावाला इलाके में दिखे इस सांप को सर्प मित्र भारत भूषण कौशल पिल्ले ने बड़ी सावधानी से पकड़ा और बाद में जंगल में छोड़ दिया। करीब 10 से 12 फीट लंबे इस किंग कोबरा को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया था। भारत भूषण इससे पहले भी कई जहरीले सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सांपों के साथ छेड़छाड़ ना करें, बल्कि ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या सर्प मित्र को सूचना दें।